और मेश्राम साहब हमेशा कहते हैं कि भारत की बहुसंख्यांक प्रजा को, बहुतायत में जो संख्या वाले लोग हैं, उनको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित करने का काम वर्तमान शासक जातियों ने किया है। पहले तो भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है लोगों को। अब 5 किलो अनाज पर जो आश्रित लोग हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना चाहते हैं। 5 किलो अनाज पर लोगों को भीख बांट करके, भीख मांगने पर मजबूर करने के बाद क्या कोई आदमी चुनाव लड़ सकता है? अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना है आज की तारीख में, तो 10,000 रुपए चाहिए उसको सिक्योरिटी मनी जमा करने के लिए। लोकसभा का चुनाव अगर लड़ना चाहता है कोई आदमी, तो उसको 25,000 रुपए चाहिए उसकी सिक्योरिटी मनी जमा करने के लिए, जमानत राशि के तौर पर। और 6 रुपए से लेकर के 30 रुपए तक किस तरीके से भुखमरी के कगार पर लोगों को पहुंचा दिया है। 5 किलो अनाज पर किस तरीके से लोगों का जीवन यापन हो रहा है, वो कैसे अपने स्वाभिमान के साथ में अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। गड़बड़ी नंबर 1 कहां से शुरू होती है? सबसे पहले तो नामांकन करते वक्त में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार वोट डाला होगा। नामांकन के समय में अधिकारी इस बात की खबरदारी रखते हैं, अगर 17, 18 या 19 लोगों ने, प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, तो वो कोशिश करते हैं कि एक ही वीवीपीएटी मशीन लगाई जाए और एक मशीन में केवल 15 प्रत्याशियों के नाम ही आ सकते हैं। 16वां जो होता है वो नोटा होता है। तो किसी भी हद तक जाकर के वो लोग 3 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज करने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर नामांकन लेवल पर गड़बड़ी करने का काम प्रशासन करता है। और दूसरे नंबर की जहां तक बात करें, तो जो आदमी किसी तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश भी करता है, तो उसको, उसके पास में कोई अनुभव नहीं हो, उसको हिसाब किताब में, लेखा जोखा में इस तरीके से उलझा के रख दिया जाता है कि वो दिन रात केवल चुनाव अधिकारी के कार्यालय के दफ्तर में चक्कर काटता रहे। वो जनता से वोट मांगने का समय नहीं है उसके पास में। लगातार भागते रहते, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस उसको देते रहते हैं। हर दिन वो वोट मांगे कि उसको हिसाब दे। जिसके पास में सिक्योरिटी मनी भरने का पैसा नहीं है, उसको उलझा के रखते हैं प्रशासन के लोग। तीसरे नंबर पर भयंकर गुंडागर्दी होती है। मैंने देखा किस तरीके से भाजपा के गुंडे जो है वो मतदाताओं को कैसे हड़काते हैं। प्रशासनिक मशीनरी में सबसे छोटी मशीनरी होती है ग्राम सभा। वो ग्राम सभा के प्रधानों को किस तरीके से हड़काते हैं, कैसे डराते धमकाते हैं, यह मैंने अपने चुनाव के वक्त में गोला गोकर्णनाथ में देखा। गुंडागर्दी का इस्तेमाल करते हैं, डराते हैं उनको। और पब्लिक इतनी दहशत में आती है। चुनाव आयोग कहता है हम निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। मैं कहता हूं एक भी चुनाव, जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, पहले चुनाव से लेकर के और आखिरी चुनाव तक, 2022 के विधानसभा चुनाव तक, और लोकसभा की बात करूं तो 19 के लोकसभा चुनाव तक, एक भी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुआ है इस चुनाव के आधार पर अगर देखा जाए तो। पब्लिक के बीच में जब मैं वोट मांगने जाता था तो इतनी दहशत थी कि लोग मेरा पर्चा पकड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मैं कहता था भाई साहब मैं भी एक प्रत्याशी हूं, मेरा चुनाव निशान चारपाई है। वो मुंह फेर करके ऐसे खड़ा हो जाता था डर के मारे। मैंने कहा भाई साहब सुनो, ऐसे हाथ पकड़ के मैं कहता था सुनो, ये बम नहीं है, फटेगा नहीं तू इससे, डरने की जरूरत नहीं है, भूसा भर दूंगा इन बदमाशों में, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, इनसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई सपाई हो, चाहे कोई भाजपाई हो, तब उसको थोड़ा सा गर्मी सी आती थी। क्या कहना है भाई साहब बताइए। पर्चा देता था, उसको समझाता था, इस पर्चे को मेरा पढ़ लीजिए। भारत के इतिहास में केवल मात्र बहुजन मुक्ति पार्टी ने वो परंपरा डालने का काम किया है जो कभी भी जब से चुनाव हुए हैं आज तक किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं लिख के दिया। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके हम भारत में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को छाप करके जनता के नाम एग्रीमेंट करने का काम करते हैं। दोस्तों, किसी भी पार्टी की औकात नहीं है। वो लिख के देते क्यों नहीं है? क्योंकि वो अगर लिख करके देंगे तो उनको वो काम करना पड़ेगा। हम वो मैनिफेस्टो लोगों के हाथ में दिया करते थे। साथियों, जब नामांकन हो जाता है किसी भी हद तक तरीके से आपने होशियारी दिखाकर नामांकन करा लिया, तो मशीनों का, ईवीएम मशीनों का रेंडमाइजेशन करने का काम, नौटंकी करने का काम करती है। ये किस बूथ पर कौन से नंबर की मशीन जाएगी, कंट्रोल यूनिट कौन सी रहेगी, बैलेट यूनिट कौन सी रहेगी, वीवीपीएटी मशीन कौन सी रहेगी, उसका रसीद बकायदा बंच बना करके सारा सभी बूथों का वो देते हैं।
पहुंचाते तो हैं उस लेवल पर वो लोग, मगर बहुत सारी जगहों पर मशीनों को चेंज करने का काम वो लोग करते हैं। इसलिए चेंज करते हैं, वो दिखाते हैं हम बहुत फेयर तरीके से चुनाव करा रहे हैं, मगर बैठे बैठे ही हम देखते हैं वहां पर बैठे बैठे ही किस तरीके से मशीनों को मैनेज किया जाता है। वोट जो मतदाता वोट डालने के लिए जा रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आप लोगों ने अनुभव किया होगा और मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं इस बात को कि कोई भी आदमी जब पीठासीन अधिकारी या जो कर्मचारी वो मशीन को तैयार करता है बटन दबा करके कि जाओ वोट डालो जाके कोने में, तो बटन दबाने के बाद में पी की आवाज तो आती है, मगर लोग इधर उधर देख करके किधर कहां वोट चला गया देख करके भागते बनते, जाओ हो गया, जाओ वोट बन गया आपका, डल गया। वो किसको वोट डला है किसको नहीं डला है उसको पता ही नहीं है। वह वीवीपीएटी मशीन जो लगाई गई है, उस वीवीपीएटी मशीन की पर्ची को वो देखता ही नहीं है उसके अंदर में, मशीन के अंदर में, जिसके लिए मेश्राम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया, देखता नहीं है वो। इस बात को लेकर के मेरे सामने ही एक आदमी जब वो कह रहा था, मैं उसको समझा रहा था कि भाई आप जिसको भी वोट डालने के लिए जाओ कम से कम देखो आप वोट किसको डाल रहे हो, आपका वोट उसको है कि नहीं। तो वहां बैठा अधिकारी जो है उसका विरोध करने लगे कि यहां समझाने की जरूरत नहीं है। तो वो और एक और मैंने देखा प्रशासन लेवल पे गड़बड़ी, जब हमने देखा वहां जाके तो वोट अधिकारी ही खुद वोट डालने लग जाते हैं, ऐसा भी मैंने अनुभव किया। मैं एक बूथ पर गया और बूथ पर जाने के बाद मैंने पता किया कितना परसेंट वोट हुआ भाई, बोले सर 78% हो गया। मैंने घड़ी देखा, मैं क्या 78% वोट, अभी 1:30 बजा है, 78% वोट कैसे हो गया। और आपको आश्चर्य लगेगा, मेरे साथ में मेरे साथी और भी थे, चाँद मोहम्मद भी थे, 78% 1:30 बजे कैसे हो गया भाई। मैंने पूछा कि सर वो सवेरे सवेरे लोग में लाइन लगी थी, लोग वोट डाल के चले गए और उस समय एक भी वोटर नहीं था, एक भी किसी पार्टी का उस बूथ पर जो एजेंट नहीं था, केवल 3 कर्मचारी बैठे हुए थे अंदर। बड़ी हैरानी हुई। मैं जब बाहर निकला पुलिस वालों को पूछा, जो सीआईएसएफ के जवान खड़े हुए थे, मैं कि सुबह ज्यादा भीड़ हुई थी, नहीं सब ऐसे ही चल रहा है, एक एक दो टपक टपक के आ रहे हैं। मैं कह रहा मैं 78% वोट कैसे हो गया। इस लेवल पर वो अधिकारी जो सरकार के प्रभाव में होते हैं, कोई बीजेपी का समर्थक होता है, कोई किसी और का समर्थक होता है, कोई एजेंट भी नहीं था वहां पर, वो खुद ही मशीन को तैयार करते हैं, खुद ही टक टक करके सारा का सारा वोट डाल लेते हैं अपना, कोई है ही नहीं देखने वाला वहां। इस लेवल पर भी गड़बड़ी होती है और वोटरों को बटन दबाने के बाद में सीधे भागते ही बनते हैं, रुकता नहीं है कोई भी। और कुछ तो अधिकारी वहां, मैंने ये भी कंप्लेंट आई, मैंने आरओ को भी उस समय कंप्लेंट किया, मैंने कहा वो फलाने नंबर बूथ पर जो है ये जानकारी मिली है कि अधिकारी जो कर्मचारी अंदर बैठे हुए हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि 1 नंबर का बटन दबाना, 1 नंबर पर दबाओ जल्दी से, 1 नंबर वाला जीत रहा है और 1 नंबर पर कमल का फूल था। अधिकारी भी उधर जाकर के वो इस तरीके से पार्शियलिटी करने का काम करते हैं। ये मैंने अपने जीवन में, अपने उस चुनाव के अंदर में अनुभव किया। साथियों, पैसा शराब बांटना रातों रात, मैं पिछले सत्र में भी बताया, कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्चा करने का काम उस वक्त 40 कैबिनेट लेवल के मिनिस्टरों को लगाने का काम किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के साथ मिला करके उस सीट के ऊपर में, और पानी की तरह पैसा बहाया। कोई वोट देना नहीं चाहता। गन्ना किसानों का मूल्य का भुगतान आज तक नहीं हुआ है, उस समय कहा गया, मगर आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। सपने दिखाए गए केवल किसानों के, किसान परेशान, कोई वोट देना नहीं चाहता। फिर जब रिजल्ट आता है तो बीजेपी जीत रही है और अंत में ये तो सारा का सारा बूथ पर के माध्यम से हो रहा है। काउंटिंग के बाद में किस तरीके से, अभी नाग जी ने बताया आपको कि 5 पोलिंग स्टेशन पर मशीनों को, वीवीपीएटी मशीनों के मिलान करने की बात आती है। अगर मान लीजिए 24 कैंडिडेट खड़े हैं तो 2 मशीन, हर एक बूथ पर 2 मशीन जाएंगी, हर पोलिंग स्टेशन पर 2-2 मशीन जाएंगी ना। लेकिन वहां जो अधिकारी हैं वो केवल रेंडमली जो पर्ची निकालते हैं वो केवल 5 मशीनों की निकालते हैं, और 5 मशीनों की एकाध करने, सारे लोग पहले तो काउंटिंग के समय पर जो हारने वाला कैंडिडेट होता है वो तो भागते ही बनता है, वहां से रुकता नहीं है वहां पर, और इतना हुहल्लड़ मचाने का काम करते हैं। मैंने देखा वहां जाकर, उस समय मैं काउंटिंग में लास्ट तक था, 5 मशीनों की गिनती करने का, 5 भी करने के लिए तैयार नहीं थे वो लोग। वो कहते थे भाई साहब अब काहे के लिए समय बर्बाद करने का, क्यों, क्या दिक्कत है कि नहीं, वो भी हो गया, चलो अच्छा ठीक है 1 मशीन का कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 का करने के बाद में ओ सब तो मिलान तो हो रहा है ना, अभी क्या दिक्कत आ रही है आपको, अब आपका भी समय खराब हो रहा है, हमारी खराब हो रहा है। मैं आपको पता है मैं केवल प्रत्याशी नहीं हूं, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं,
और हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए चल रही है कि हम 100% पर्चियों का मिलान कराना चाहते हैं। सीडीओ कह रहा है, ठीक है भाई साहब रिकॉर्ड मत करो, कोई रिकॉर्ड मत करो। उस समय सीडीओ कह रहा है, अरे क्या मिलान करना भाई साहब, इसमें इतना समय हो गया आपको, रात भर के जगह हुए हमारे लोग भी। वो 5 मशीनों की भी गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। हम अड़े रहे में कि सारी काउंटिंग होगी, मिलान होगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहां से। और मिलान होने के बाद में मैंने प्रशासन के लोगों को भी देखा, बीजेपी के जो अंदर में हर एक राउंड की जो काउंटिंग हो रही थी, राउंड की काउंटिंग के अंदर में वो प्रशासन का रिजल्ट 48 मिनट बाद में आ रहा है, लेकिन बीजेपी के जो एजेंट लगा के रखे थे, उन्होंने मैनेजमेंट करके रखा था अपने निर्दलीय कैंडिडेट के नाम पर भी, जो बीजेपी की तरफ से खड़े किए हुए लोग थे, उनके माध्यम से वो मैन पावर मिल जाती है उन लोगों को। तो उन्होंने 12 बजे ही सारा रिजल्ट घोषित कर दिया और जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। मैंने आरओ को कंप्लेंट किया उस समय, मैंने कहा आपने सर्टिफिकेट दे दिया क्या इसको? बोले क्यों, क्या हुआ? ये नारे कैसे लगा रहा है, क्यों नारे लगाए जा रहे हैं? नहीं भाई कोई नारेबाजी नहीं करेगा। और रिकॉर्ड में माइक से बोला उसने उस समय, जो है कोई नारेबाजी नहीं करेगा, अभी कोई अनुशासनहीनता नहीं करेगा, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाएगा आधिकारिक रूप से तब तक कोई बोलेगा नहीं। मतलब जो तिवारी जी दूसरे नंबर पे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे, मैंने उसके कहा, मैंने तिवारी जी रिकाउंटिंग करवानी होगी आपको या पर्चियों का मिलान कराना होगा? क्या करना है अभी? तिवारी पहले ही वहां से भागने लगा, रुका नहीं उसको, जबकि दूसरे नंबर का कैंडिडेट था, 90,000 वोट थे उसके, 90,000 से भी ज्यादा वोट थे, मगर उसने पर्चियों के मिलान करने तक के लिए हिम्मत नहीं किया। साथियों, इस तरीके से अगर छोटी मोटी मार्जिन से 100, 200, 500 तक वोटिंग का मार्जिन होता है, अगर कोई बीजेपी हार रही है, तो किस तरीके से प्रशासनिक लेवल पर उस जीते हुए कैंडिडेट को, जो दूसरी पार्टी का है, गैर बीजेपी का है, उसको कैसे हरवाने का काम होता है, यह भी हमने देखा। बिहार में तेजस्वी यादव जी की उस समय लगभग 20-22 सीटों को हरवाने का काम किया। अगर 500-100 का अंतर होता है तो 200 का अंतर होता है, तो इस तरीके से वो लोग रिकाउंटिंग के नाम पर जो पोस्टल बैलेट होते हैं, उन पोस्टल बैलेटों में घोटाला करके जो है उनको हराते हैं और फिर बीजेपी को जिताते हैं। ऊपर से ही ये मैसेज दिया जाता है कि खबरदार सर्टिफिकेट दिया तो उधर टाइम किल करने का काम करते हैं वो लोग। और विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों को आरओ लास्ट तक सर्टिफिकेट नहीं देता है, जब तक ऊपर से आका का फोन नहीं आता है। तो आरओ लेवल पे भी नामांकन से लेकर के सर्टिफिकेट देने तक इस तरीके से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का काम सत्ताधारी पार्टी के लोग करते हैं। यह मैंने अभी अपने चुनाव के अंदर में देखा। और साथियों, पूंजीपतियों का पैसा लगा करके किस तरीके से पूंजीपति लोग बीजेपी को भी फंड देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं, सीपीआई सीपीएम को भी देते हैं, सभी पार्टियों को देते हैं। जो भी जीतता है उसको, जिसकी सरकार बनती है, वो फिर उनके अपने आकाओं के प्रति जो है अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और वो कहते हैं, अभी बीजेपी के लोगों का क्या नारा है पता है आपको? मैं लास्ट अंत में खत्म करना चाह रहा हूं। वो जैसे दीवार फिल्म में एक आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, अमिताभ बच्चन होता है, वो कहता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? हैं? छोटे भाई का नाम पर जो शशि कपूर उसका होता है, तो शशि कपूर कहता है मेरे पास मां है। तो भाजपा के लोगों का आज की तारीख में क्या कहना है? हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, हेलीकॉप्टर है, हमारे पास ईवीएम है, तुम्हारे पास क्या है बहुजनों? मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, और दुनिया भर के लोगों को बताना चाहता हूं, तुम्हारे पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, हेलीकॉप्टर सब कुछ होगा, ईवीएम भी तुम्हारा है, खुल्लम खुल्ला भाजपा के लोग कहते हैं, मगर हमारे पास ये बहुजन समाज रूपी मां है, वामन मेश्राम जैसा महान नेतृत्व है। आने वाले समय में हम लोग तुम्हारी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। यही बात कहकर के मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूलवासी, जय भारत साथियों।